हाय एवरीवन, वेलकम टू क्लिक विद्यास यूट्यूब चैनल। और ये हमारे नए कोर्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर हम ये समझे ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, बस एक सॉफ्टवेयर है। और सॉफ्टवेयर हमने पहले ही बताया है, सॉफ्टवेयर एक पीस ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को देते हैं, और कंप्यूटर का हार्डवेयर अकॉर्डिंगली जो है उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन कंप्यूटर का हार्डवेयर बस बाइनरी समझता है, इसलिए ये सॉफ्टवेयर को हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं। आप सी सी प्लस प्लस या फिर पाइथन किसी में भी लिख सकते हो। तो खुद के लैंग्वेज में आपने लिख दिया ये सीख के, और फिर एक ट्रांसलेटर यानी कि कॉम्पाइलर इस लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, जो देन इट गेट्स एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है। आप अपने लैपटॉप में कभी भी कोई नया लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदने जाते हो, तो उस वो लैपटॉप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाए सही से काम नहीं करेगा। क्यों? ये एक सॉफ्टवेयर है। जैसे कि विंडोज़ हो गया, ठीक है। विंडोज़ आप डलवा सकते हो अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, या फिर आप लिनक्स डलवा सकते हो, या फिर अगर मैकबुक है आपके पास तो उसमें मैक ओएस होता है। तो डिपेंडिंग ऑन कंप्यूटर का हार्डवेयर, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आप क्या कर सकते हो उस लैपटॉप में डलवा सकते हो। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैपटॉप पे सिस्टम पे इंस्टॉल कर लोगे। उसके बाद आप जो भी एप्स डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर पे, उन सारे ऐप्स को, उन सारे प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि पहले ही मैंने बताया था कि कंप्यूटर्स बिना इंस्ट्रक्शंस के काम नहीं करते। तो इन सारे प्रोग्राम बोल सकते हो या प्रोसेस बोल सकते हो, मान लो P1 है, P2 है, P3 है। तो इन सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर को के हार्डवेयर को, सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। वो इंस्ट्रक्शन कौन देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम देगा। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, एक कोर सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर अपने ऊपर सारे सॉफ्टवेयर्स और एप्स को मैनेज करता है। और ये आपको इंस्टॉल करना पड़ता है जब भी आप कोई भी नया सिस्टम खरीदते हो, ठीक है। अब अब अगर आप ये समझोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में दो कंपोनेंट्स होते हैं मेन। कर्नल होता है एक, जो कि सारे दूसरे सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करता है, ठीक है। और दूसरा होता है जी यू आई। जी यू आई मीन्स जो आप यूज़र इंटरफेस देखते हो। जैसे कि मैं ये लैपटॉप चला रहा हूँ, मैंने ये फाइल एक्सप्लोरर यहाँ जाके खोला, ये फाइल एक्सप्लोरर खोला, या फिर मैंने कोई भी मैं ऐप खोल रहा हूँ, कोई भी जो मुझे दिख रहा है उसे बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। तो जी यू आई इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही देता है। जैसे आपने अपने कंप्यूटर को ऑन किया तो आपको अलग अलग प्रोग्राम्स के आइकन्स दिखते होंगे, ठीक है। तो वो कैसे दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? वही जो इंटरफेस है उसी को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये भी एक कोड है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है कोड। तो ये जीयूआई का भी एक कोड होता है जो कि हार्ड ड्राइव में पड़ा होता है। लेकिन जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपको ये GUI दिखाने के लिए ये हार्ड ड्राइव से GUI का कोड रैम में लोड हो जाता है। हमने अपने कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स में इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा था कि कोई भी कोड एग्जीक्यूट होना है, पहले वो हार्ड ड्राइव से रैम में आएगा और फिर CPU रैम को से उस कोड को उठा के एग्जीक्यूट करेगा। तो GUI का भी एक कोड है जो HDD में पड़ा है। जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने रैम में लोड कर लिया GUI को, कोड को, और वो एग्जीक्यूट होके आपको जो भी दिख रहा है वो दिख रहा है, ठीक है। अब ये रहा कर्नल। कर्नल क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम तो कोर सॉफ्टवेयर हुआ कंप्यूटर का, लेकिन अब कंप्यूटर के अंदर मल्टीपल ऐप्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके कंप्यूटर में पहला ऐप सॉफ्टवेयर मान लो क्रोम है, ठीक है। दूसरा सॉफ्टवेयर मान लो MS पेंट है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है। इन सारे सॉफ्टवेयर को चलने के लिए क्या चाहिए? कहाँ चलते हैं ये सारे सॉफ्टवेयर? CPU पे चलते हैं, ठीक है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसे चलने के लिए कुछ रिसोर्स चाहिए, राइट। उसे चलने के लिए कोई कुछ ना कुछ रिसोर्स चाहिए, और वो रिसोर्स क्या है? CPU और रैम, मेमोरी चाहिए, ठीक है। CPU चाहिए, रैम चाहिए, क्योंकि रैम में ही जाएगा उसका कोड और फिर CPU वहां से उठा के उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो CPU चाहिए, रैम चाहिए। लेकिन अगर आप मान लो कि क्रोम और MS पॉइंट, ये पेंट, दोनों का दोनों सॉफ्टवेयर आप साइमल्टेनियसली एक ही साथ चलाना चाहते हो, तो कर्नल का ये काम है, कर्नल जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है, उसका काम है कि क्रोम को मान लो कर्नल ने 10% सीपीयू दे दिया, ठीक है। और MS पेंट को मान लो MS पेंट जो है, क्रो एजम्पशन है ये कि MS पेंट को ज़्यादा सीपीयू चाहिए, मान लो 15% सीपीयू चाहिए। तो बेस्ड ऑन MS पेंट का कोड कर्नल ने
MS पेंट को 15% का सीपीयू दे दिया। सिमिलरली क्रोम को चलने के लिए रैम चाहिए, क्योंकि क्रोम का कोड रैम में ही लोड होगा। तो मान लो 5% रैम दे दिया क्रोम को, और मान लो 6% रैम दे दिया MS पेंट को। तो ये सब असाइन कर रहा है, ये रिसोर्स असाइन किया जा रहा है। 10% सीपीयू, 5% रैम क्रोम को असाइन किया गया, 15% सीपीयू, 6% रैम जो है MS पेंट को असाइन किया गया। तो ये असाइन करने का काम कौन करता है? कर्नल, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो ये सब काम करता है। ठीक है। उसके बाद मान लो दोनों साथ में चलना है, तो पहले कौन चलेगा, बीच में कौन आएगा? ठीक है। तो मान लो क्रोम काफी देर से आइडल बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो सीपीयू को तो वेस्ट नहीं करना है। तो उस टाइम पे क्रोम के प्रोसेसेस एग्जीक्यूट नहीं होंगे, MS पेंट के प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होंगे। तो ये सारा का सारा काम, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम कौन करता है? कर्नल करता है। तो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम के यही दो पार्ट है। GUI आपको जो भी दिख रहा है कंप्यूटर ऑन करने के बाद, इंटरफेस, उसका कोड HDD में पड़ा हुआ है और वो रैम में लोड होता है जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हो, और जो भी आपको दिख रहा है वो GUI दिखाता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जितने सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनको रिसोर्स असाइन करने का काम, CPU देने का काम, रैम देने का काम, और उनके प्रोसेस को मैनेज करने का काम। मतलब दो सॉफ्टवेयर यहाँ दिखाया आपको मैंने, क्रोम और MS पेंट, ऐसे 10 सॉफ्टवेयर भी साथ में चल सकते हैं। तो सबको मैनेज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, कोड है, और ये कोड हमेशा रैम में रहता है, ऑलवेज इन रैम। अदरवाइज तो हम लूप में फंस जाएंगे ना। क्या? क्यों? क्योंकि अगर हमें मान लो क्रोम सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना है, तो क्रोम को HDD से रैम में लाना पड़ेगा, और वो काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को भी HDD से रैम में लाने के लिए कोई थर्ड पार्टी चाहिए होगा, तो वी विल बी स्टक इन अ लूप, राइट? तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा रैम में ही पड़ा होता है, और इसका काम है कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके कोड को HDD से रैम में लाओ। और अगर मल्टीपल सॉफ्टवेयर साथ में चल रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है हर सॉफ्टवेयर को जितना CPU, जितना रैम चलने के लिए चाहिए वो असाइन कर दो, और वो चलता रहेगा। ठीक है। और सारा प्रोसेस मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम ये OS करता है। तो इसका मतलब OS के फंक्शंस की बात अगर हम करें, तो OS के दो मेन फंक्शंस होते हैं। पहला रिसोर्स मैनेजमेंट, जितने सॉफ्टवेयर हैं, जितने प्रोग्राम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उन सबको रिसोर्स असाइन करने का, किसको कितना CPU देना है, किसको कितना रैम देना है, वो काम करता है OS, एंड स्पेसिफिकली OS का कर्नल, यानी कि CPU देना या फिर रैम देना। ठीक है। और दूसरा काम है प्रोसेस मैनेजमेंट का। ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब मान लो आप क्रोम और MS पेंट साथ में चला रहे हो। ठीक है। तो किसको पहले चलना है, कौन सा पहले चलेगा, कौन सा बाद में चलेगा, ठीक है, किस ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन रैम से कंट्रोल यूनिट में जाएंगी। ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस मैनेज करने का काम जो है वो CPU करता है। और तीसरा, जो भी आप इनपुट आउटपुट डिवाइस से ले रहे हो, ठीक है, इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस जो भी आपका है, इनपुट डिवाइस मतलब मान लो कीबोर्ड, कीबोर्ड से आप इनपुट दे रहे हो हार्डवेयर को। आउटपुट डिवाइस यानी कि डिस्प्ले, डिस्प्ले से आउटपुट आपको मिल रहा है, हार्डवेयर आपको आउटपुट दे रहा है। तो इन सबसे जो इन हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर में इनपुट डालने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ठीक है। तो ये मेन तीन फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम देख ले, जैसा कि हमने अपने हार्डवेयर वाले इंट्रोडक्टरी वीडियो में ये पर्टिकुलर फ्लो बनाया था, कि कोई भी एक सॉफ्टवेयर है वो पड़ा हुआ है आपका HDD में। ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर आपका HDD में पड़ा हुआ है, वो रैम में लोड होगा। रैम में लोड होने के बाद एक एक करके जो ये कोड है, ये सॉफ्टवेयर HDD में पड़ा हुआ है इन फॉर्म ऑफ आपका कोड, जो कि बाइनरी में 0 और 1 में है, लोड हुआ रैम में। रैम ने एक एक करके इंस्ट्रक्शन दिया कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट ने अकॉर्डिंगली कंट्रोल सिग्नल भेजा, इनपुट हो सकता है या फिर आउटपुट हो सकता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल सिग्नल जो है, कंट्रोल भेजा, कंट्रोल सिग्नल भेजा। ठीक है। और फिर इधर अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशन करने के लिए CPU का ALU है, इसे भी ये कंट्रोल सिग्नल भेज सकता है। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि बेसिक से फ्लो डायग्राम में OS, ऑपरेटिंग सिस्टम का कहाँ काम आता है। सॉफ्टवेयर से रैम में लोड जो करता है, सॉफ्टवेयर जो कोड पड़ा हुआ है बाइनरी में 0 और 1, उसे रैम में लोड करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। फिर जाके आप मान लो रैम में, रैम जो है मान लो मेमोरी है, राइट?
अब जरूरी नहीं है कि बस एक ही सॉफ्टवेयर चल रहा है, हो सकता है प्रोसेस, सॉफ्टवेयर प्रोसेस दोनों एक ही मान सकते हो आप। प्रोसेस वन मान लो, प्रोसेस वन को इतना मेमोरी चाहिए और प्रोसेस टू को बस इतना मेमोरी चाहिए, तो किस सॉफ्टवेयर को कितना मेमोरी चाहिए और वो मेमोरी देना रैम का ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। तो ये वाला जो रिसोर्स असाइनमेंट का काम ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। उसके बाद यहाँ से P1 वाला कोड कंट्रोल यूनिट को भेजना, P2 वाला कोड कंट्रोल यूनिट को भेजना, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ठीक है, मान लो P1 कुछ कर नहीं रहा है, तब तक P2 वाले टास्क को, P2 वाला कोड कंट्रोल यूनिट को भेज देगा ओएस। ठीक है, तो ये काम सीपीयू असाइन करना, मेमोरी असाइन करना, सॉफ्टवेयर को एचडीडी से रैम में लोड करना, ये सारा का सारा काम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो इस पूरे फ्लो डायग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम कहाँ आता है, वी अंडरस्टूड दैट। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, मतलब थोड़ा सा कमांड पे जाते हैं, कमांड लाइन पे जाते हैं। कमांड लाइन क्या होता है, जैसे कि अगर आप बिल्कुल हटा दो ये, ठीक है, बिल्कुल हटा दो। अभी मेरे अभी मेरे लैपटॉप में कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। पहला सॉफ्टवेयर चल रहा है ये ओबीएस स्टूडियो, जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा सॉफ्टवेयर चल रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, जिसमें मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और तीसरा ये वीएस कोड चल रहा है, जहाँ पे कोडिंग वगैरह होता है। कूल। और ये क्रोम भी चल रहा है, क्रोम भी चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा कमांड लाइन, और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है दिस पीसी विजुअल स्टूडियो कोड, जो भी आइकॉन्स दिख रहे हैं, जो भी आपको दिख रहा है, वो है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे ही मैंने अपने लैपटॉप को ऑन किया तो मुझे ये दिखेगा। तो ये GUI का कोड एचडीडी से रैम में लोड हुआ और रैम मुझे ये दिखा रहा है आउटपुट डिवाइस में भेज के। ठीक है, यानी कि मॉनिटर में भेज के। और दूसरा GUI ये भी होता है कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब कि यहाँ से आप डायरेक्टली कुछ कमांड दे सकते हो कंप्यूटर को, और वो कमांड जो है वो हमें कुछ आउटपुट में लाके देगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कमांड्स होते हैं जो कि हम देख सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारे कमांड्स माइक्रो लेवल पे, हार्डवेयर लेवल पे काम करता है। जैसे कि हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम का दो काम है। पहला काम है GUI दिखाना, जो भी हमें ये दिख रहा है कंप्यूटर पे, वो GUI है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें दिखाता है। ठीक है, और दूसरा है कि कंप्यूटर पे जितने सॉफ्टवेयर्स है, जितने प्रोसेसेस है, जो भी अभी चल रहे हैं, उनको रिसोर्स असाइन करना, सीपीयू असाइन करना, रैम असाइन करना। ठीक है, और उनके उनके प्रोसेसेस को मैनेज करना, एक एक करके कोड एग्जीक्यूट करवाना सीपीयू से, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो हम बस एक सिंपल सा डेमो लेंगे और देखने का ट्राई करेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस, प्रोसेस का मतलब सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो कौन से सॉफ्टवेयर से फिर कौन से प्रोसेसेस जो है हमारे अभी पीसी में चल रहे हैं। तो एक कमांड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, टास्क लिस्ट करके, कि इस पूरे के पूरे कंप्यूटर के सीपीयू कौन कौन सा टास्क अभी चला रहा है, तो वो हमें टास्क लिस्ट कमांड लिखने से मिल जाएगा। तो आप देखो इतने सारे कमांड्स जो हैं वो चल रहे हैं। जैसे कि जैसे कि देखो ये chrome.exe, मैंने पहले बताया था .exe फाइल में बाइनरी कोड होता है, एंड वही कोड सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो ये chrome.exe क्रोम सॉफ्टवेयर का बाइनरी कोड है जो कि सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इनफैक्ट इतने सारे जो सॉफ्टवेयर्स है, इतने सारे जो प्रोसेसेस हैं, वो जो है चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो इतने सारे .exe फाइल्स। अब देखो ये पीआईडी, ये पीआईडी क्या है, पीआईडी है प्रोसेस आईडी। अब मान लो 10 प्रोसेसेस चल रहे हैं आपके सीपीयू में, तो एक प्रोसेस, एक तरीका होना चाहिए जिससे आप एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से डिफरेंशिएट करोगे, राइट। तो वही है पीआईडी। पी मींस प्रोसेस, तो पीआईडी इज प्रोसेस आईडी। जैसे कि देखो सिक्योर सिस्टम फायरवॉल चल रहा है मेरे सीपीयू में, और इसकी पीआईडी 108 है। ठीक है, और हर प्रोसेस की यूआई आई सॉरी आईडी यूनिक होगी। ठीक है, जैसे क्रोम देखो, chrome.exe चल रहा है, और chrome.exe में अलग अलग प्रोसेसेस चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक सॉफ्टवेयर में बस एक प्रोसेस होता है, मल्टीपल प्रोसेस होता है। मान लो कि आप क्रोम चलाया आपने और दो विंडो खोल लिया क्रोम में, फिर दो टैब खोल लिया, तो ऐसा हो सकता है कि दो टैब को सीपीयू ने अलग अलग प्रोसेस आईडी असाइन किया है। ठीक है, तो chrome.exe इसमें इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, और इनकी सबकी प्रोसेस आईडी जो है वो अलग है। ठीक है, फिर आप देखो ये सेशन, सेशन क्या है, टाइप ऑफ प्रोसेसेस। सर्विसेज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर कोई इनबिल्ट बैकग्राउंड प्रोसेस चल रहा है तो वो हुआ सर्विसेज, और आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आप क्रोम चला रहे हो,
ठीक है, तो वो हुआ कंसोल, ठीक है। वीएस कोड मैंने चलाया, फिर सीएमडी मैंने चलाया, तो वो कंसोल मैंने खुद से चलाया। बैकग्राउंड में अगर कोई प्रोसेस चल रहा है तो वो सर्विसेज, एंड अगर खुद से आपने चलाया क्रोम अपने खुद से ओपन किया तो कंसोल, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हर प्रोसेस की एक यूनिक पीआईडी है, प्रोसेस आईडी है, और हर प्रोसेस को अपना एक रैम में मेमोरी मिला है कि ये वाला प्रोसेस भाई तुम्हें ज़्यादा मेमोरी नहीं चाहिए, बस 8 KB का मेमोरी चाहिए, 8K का मेमोरी चाहिए तो इतना मेमोरी ले लो, इससे ज़्यादा मेमोरी तुम्हें नहीं मिलेगा। अकॉर्डिंगली जिस प्रोसेस को ज़्यादा मेमोरी चाहिए उस प्रोसेस को ज़्यादा मेमोरी असाइन कर दिया है। किसने किया है? ऑपरेटिंग सिस्टम ने किया है, ठीक है। तो ये हुआ पहला कमांड टास्क लिस्ट, जिसमें आप देख सकते हो कितने टास्क चल रहे हैं, कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं, उनकी प्रोसेस आईडी देख सकते हो, कितना मेमोरी हर एक प्रोसेस को मिला है ये भी देख सकते हो, ठीक है। अब एक सिंपल सा हम ये देखेंगे। अब यहाँ पे आपको ms paint डॉट exe ये वाला प्रोसेस कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। कहीं नहीं दिखा इस वाले लिस्ट में ms paint डॉट exe को, ms paint डॉट exe इस वाले लिस्ट में कहीं नहीं दिखा। अब हम क्या करते हैं, ms paint डॉट exe यानी कि ms पेंट ये वाला एप्लीकेशन ओपन करते हैं। आप देख सकते हो ये वाला एप्लीकेशन ओपन हो गया और मैंने इसे बैकग्राउंड पे रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से फिर से टास्क लिस्ट वाला कमांड ओपन करता हूँ, ठीक है। अब देखो आप, ये mspin.exe टास्क के लिस्ट में आ गया है और ये कंसोल सर्विस है क्योंकि मैंने इसे खुद से चलाया है और उसने इतना मेमोरी से, उसको चलने के लिए इतना मेमोरी चाहिए तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इतना मेमोरी उसे चलने के लिए असाइन कर दिया है रैम पे, ठीक है। तो ये mspin.exe चल रहा है और आप यहाँ कमांड चला के ही mspin.exe को ओपन या फिर क्लोज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये एमएस पेंट यहाँ चल रहा है, मैंने इसे बंद नहीं किया, बट मैं कमांड लिख के इसे बंद करूंगा तो स्टार्ट एमएस पेंट डॉट ई एक्स एमएस पेंट को स्टार्ट करेगा। और अगर मुझे किल करना है टास्क को तो मैं टास्क किल एमएस पेंट डॉट ई एक्स लिखूंगा। ओके, सो टास्क किल स्लैश, सो इट 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 मीन्स दैट ये कमांड वैलिड कमांड नहीं है, ये कमांड कुछ नहीं करता, सीपीयू को कुछ नहीं भेजता। इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा स्लैश im mspaint.exe। ओके, टास्क किल स्लैश इंटरेक्टिव मोड mspaint.exe सक्सेस सेंट टर्मिनेशन सिग्नल टू द प्रोसेस mspaint.exe विथ PID 35796। इसका मतलब मैंने इंस्ट्रक्शन दिया सीपीयू को कि भाई ये प्रोसेस आईडी है mspaint.exe की, और इस वाले प्रोसेस आईडी वाले का जो भी प्रोसेस है उसे बंद कर दो, और वो बंद हो चुका है। यू कैन सी देयर इज नो पेंट ओपन, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं स्टार्ट करूंगा। अब स्टार्ट कैसे करूंगा मैं mspaint.exe को, तो स्टार्ट करने के लिए सिंपल स्टार्ट, आप पहले फिर से टास्क लिस्ट देख लो कहीं एम एस पेंट बैकग्राउंड में तो नहीं चल रहा। देखो कहीं भी आप एम एस पेंट डॉट ई एक्स आपको नहीं दिखेगा, बैकग्राउंड में नहीं चल रहा, कहीं भी नहीं चल रहा, बिकॉज हमने कमांड दे के एम एस पेंट डॉट ई एक्स को बंद कर दिया, ठीक है। अब हम फिर से कमांड दे के उसे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए आप बेसिकली बस एम एस पेंट डॉट ई एक्स को स्टार्ट कर दो और ये स्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एम एस पेन डॉट एक्स स्टार्ट हो चुका है वाया कमांड, ठीक है। फिर से टास्क लिस्ट करके हम देख लेते हैं टास्क लिस्ट, और अब आप देखोगे एम एस पेन डॉट एक्स यहाँ आपको दिख रहा है और इसकी प्रोसेस आईडी चेंज हो गई, पहले कुछ और था अभी कुछ और है, रैंडमली असाइन होता है, प्रोसेस आईडी यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रोसेसेस को अपनी पीआईडी देता है और अकॉर्डिंगली जितना उसे सीपीयू और रैम चाहिए असाइन करता है। एक और चीज़ है, अगर आपको ये विजुअलाइज करना है कि कितना सीपीयू कितना रैम दे रहा है, ठीक है, तो आप टास्क मैनेजर ओपन करके कर सकते हो। टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए टास्क mgr एक कमांड है जो कि आपका टास्क मैनेजर ओपन कर देगा। आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो सारे टास्क को। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये सारे प्रोसेसेस हैं, ये जो भी आप देख रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड आपने ओपन किया, तो ये सारे प्रोसेसेस है, गूगल क्रोम के इतने सारे प्रोसेसेस हैं, ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड के, ओबीएस स्टूडियो एक सॉफ्टवेयर है, इसमें अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो एक प्रोसेस है, ठीक है। और टोटल जितने प्रोसेसेस भी आपके चल रहे हैं वो टोटल 20 44 47% ये वैरी कर रहा है, राइट। सीपीयू जितना काम करेगा उसके अकॉर्डिंग इसकी परसेंटेज ऑक्यूपेंसी जो है वो वैरी करेगी।
तो जितने प्रोसेसेस अभी खुले हुए हैं, ये सारे प्रोसेसेस आप देख सकते हो, ये प्रोसेसेस अभी चल रहे हैं, ये टास्क अभी चल रहे हैं आपके लैपटॉप पे, डिवाइस में। और ये टास्क पूरे मिलके 58% CPU, 50% CPU, 86% मेमोरी और 4% डिस्क। 4% डिस्क ये हार्ड ड्राइव है, कि हार्ड ड्राइव से, कि पहले हार्ड ड्राइव से रैम में लोड होगा, राइट? तो हार्ड ड्राइव भी बिजी है अपना, रैम भी बिजी है, ये वाला मेमोरी रैम है, ये वाला डिस्क हार्ड ड्राइव है, ये सीपीयू है। नेटवर्क मतलब आप कितना डेटा ट्रांसफर कर रहे हो ओवर द इंटरनेट। तो अभी इंटरनेट का मैं यूज़ कर नहीं रहा, ठीक है? तो इंटरनेट का यूज़ मैं कर रहा हूँ, बट अगर मैं अभी क्रोम पे कुछ सर्च मारूंगा तो वो गूगल से इंटरनेट से डेटा लाएगा, तब नेटवर्क परसेंटेज जो है वो वैरी करेगा। बट अभी मैं कोई सर्च मार नहीं रहा, कोई मैं डेटा इंटरनेट पे भेज नहीं रहा, या फिर डेटा इंटरनेट से ले नहीं रहा, इसलिए नेटवर्क परसेंटेज जीरो है। डिस्क 10%, हार्ड ड्राइव अपना बिजी है, 10% हार्ड ड्राइव बिजी है, 86% रैम बिजी है, 20% सीपीयू बिजी है। तो इस तरह से आप जो है यहाँ देख सकते हो। आप यहाँ से एंड टास्क भी कर सकते हो, यहाँ से एंड टास्क कर दोगे तो आप देखो यहाँ प्रोसेसेस, वो वाला जो वाइट बोर्ड था वो यहाँ से चला गया, और यहाँ प्रोसेसेस में आपको नहीं दिखेगा। विजुअल स्टूडियो कोड को भी आप यहाँ देखो, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है, आप यहाँ से भी विजुअल स्टूडियो कोड को एंड कर सकते हो। और विजुअल स्टूडियो कोड इज ऑल्सो अब गया है, ठीक है। हाँ, तो दैट्स द इंटायर थिंग। कूल। सो इतना ही आज के इंट्रोडक्टरी वीडियो में, और आगे आने वाले लेक्चर्स में इन डिटेल जानेंगे कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग प्रोसेसेस को मैनेज करता है, और अलग अलग प्रोसेसेस को उनके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सीपीयू और मेमोरी असाइन करता है। तो ये सारे आगे आगे आने वाले वीडियोस पे देखेंगे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन।